स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, भू आकृति विज्ञान, और उसी भू आकृति विज्ञान के क्रम में आज का जो वीडियो है वो है ज्वालामुखी। इसके पहले हमने भूकंप का चैप्टर क्लियर किया था और आज हम ज्वालामुखी को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी, इस शब्द को डिफाइन करने पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ज्वालामुखी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक क्या है? ज्वाला, और दूसरा क्या है? मुखी। अब देखिए, मुखी का आप लोग आशा समझते हैं, मुखी का मतलब क्या हो गया? मुख। और ज्वाला का मतलब क्या हो गया? एक तप्त लावा, मैग्मा या तरल पदार्थ जो बहुत गर्म हो, या ज्वलनशील चीज जो हो, गर्म, जो कैसा दिखे? ज्वाला की तरह से दिखे, तो क्या हो जाएगा? ज्वाला। यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा मुख जिसके माध्यम से ज्वाला की तरह से गर्म, तप्त, तरल, मैग्मा क्या हो? बाहर निकले, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्केनोज कहते हैं। अब ज्वालामुखी क्यों आते हैं, इनके कारण क्या हैं, उसको देखते हैं। तो आज जो इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी के प्रकार, और जब ज्वालामुखी आएगा तो कुछ न कुछ जो है ऊपर जो है उसका जो क्या करेगा? भूदृश्यों का निर्माण करेगा। तो कौन कौन से भूदृश्य निर्माण होते हैं उनके बारे में, और इनका विश्व वितरण के बारे में हम आज इस टॉपिक के अंतर्गत क्लियर करेंगे। तो बहुत ही जो है लाभप्रद टॉपिक है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ज्वालामुखी तो क्लियर हो गया कि एक ज्वाला है जो क्या होती है? जमीन से निकलती है, तब तक तरल मैग्मा ज्वाला की तरह से, उसे हम क्या कहते हैं? जो मुख, जिस मुख से निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी को अगर जो है किताबी भाषा में कहा जाए तो ज्वालामुखी क्या है? एक आकस्मिक घटना है जिसमें क्या होता है? धरातल के अंदर से मैग्मा जो है ऊपर आता है, और जो है बहुत बड़ा एक क्या होता है? विस्फोट होता है धरातल पर, और मैग्मा जो है बाहर आकर फैल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अब ये ज्वालामुखी जो है किन कारणों से आएगा? इसके मुख्यतः चार कारण है। पहला क्या है? तो इसके लिए जो है क्या होगा? जो है भू मतलब धरातल क्या होगा? अत्यधिक क्या हो जाएगा? ताप, अत्यधिक तापमान। यानी धरातल में क्या होना चाहिए? अत्यधिक तापमान। पहला कारण क्या है? अत्यधिक तापमान। यानी धरातल के अंदर क्या है? तापमान ज्यादा है। आपने पढ़ा होगा सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। यानी कहीं ना कहीं धरातल के अंतर्गत जाने पर टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, कि चट्टानें अंदर क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं, और पिघल करके क्या कर लेती हैं? इस चित्र से समझिए, मैग्मा का रूप ले लेती हैं। और यही मैग्मा क्या करता है? ऊपर आता है और विस्फोट के साथ फैलता है। इसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। यानी धरातल के अंदर क्या होगा? कहीं ना कहीं अत्यधिक तापमान होगा। दूसरा कारण क्या इसका आ जाएगा? तो अब ये मैग्मा जो यहां बनेगा और ऊपर आएगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या चाहिए निकलने के लिए? कमजोर भूभाग। तो दूसरा क्या होगा? कमजोर भूभाग चाहिए। क्या चाहिए? कमजोर भूभाग। ठीक हो गया। यानी यह जब मैग्मा ऊपर आएगा तो जहां कमजोर भूभाग होगा, कमजोर स्थल होगा, उसको तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। तीसरी चीजें क्या आती हैं इसके अंतर्गत? गैस। अब देखिए होता क्या है कि अगर यह कोई जो है समुद्र तटीय क्षेत्र है जहां जल भरा हुआ है पूरा, और इसी समुद्र तटीय क्षेत्र के सटे जो है स्थल भाग है, तो दोनों का जो वहां मिलन होता है, वहां से जल रिस रिस करके क्या होता है? धरातल के अंदर जाता है। और जब जाएगा तो धरातल के अंदर टेम्परेचर अधिक है, तो ये जो जल जाता है वो क्या होता है? गर्म होकर के वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प बन करके गैस का रूप ले लेता है। और वह गैस जब अंदर बन जाएगी तो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी। तो उसका तीसरा क्या कारण हो गया? गैस। ठीक हो गया। चौथा कारण क्या है? तो भूकंप। भूकंप का मतलब आप समझते हैं कि भूकंप में क्या होता है? पृथ्वी में कंपन होता है। अगर नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं डिटेल से, तो इसके पहले का वीडियो पड़ा हुआ आप जाकर देख लें।
तो भूकंप आने से भी क्या होता है, धरातल में कंपन होता है, और जब धरातल में कंपन होगा तो नीचे जो मैग्मा विद्यमान है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, कमजोर भूभाग को कंपन की वजह से पा करके बाहर निकलेगा और ज्वालामुखी का निर्माण करेगा। ठीक हो गया। तो ज्वालामुखी के कारण के अंतर्गत आपने पढ़ लिया क्या, कि अत्यधिक जो है धरातल में जो है तापमान का होना, दूसरा क्या है कमजोर भूभाग, और तीसरा क्या है गैसें, और चौथा कारण में भूकंप। आशा है कि ज्वालामुखी कारण को आपने समझ लिया। अब प्रकार को देख लेते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के। पहला क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा क्या है, विलुप्त ज्वालामुखी। इसको क्या कहते हैं, मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। आइए इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं। अब देखिए, सक्रिय का मतलब क्या हो गया, एक्टिव, यानी जो हमेशा क्या करे, जिसमें हमेशा, जिस ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होता रहे समय समय पर, उसे हम किसके श्रेणी में रखते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत रखते हैं। अब इस सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत में एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए तो इटली का जो एटना ज्वालामुखी है वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। क्यों, क्योंकि 2500 वर्षों से कंटिन्यूस में क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है। दूसरा जो है आपका सिसिली द्वीप पर जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, जिसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश मीनार भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में बड़ा पूछता भी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये इटली का जो है एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किसके अंतर्गत आ जाता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो ज्वालामुखी है वो क्या है, प्रसुप्त। प्रसुप्त का मतलब हो गया कि ऐसा ज्वालामुखी जिसका कोई भरोसा नहीं है, एक बार उद्गार हुआ और हो सकता है कि भविष्य में भी फिर से क्या हो, उद्गार हो जाए। जैसे आपका इटली का जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो क्या हुआ, 1931 में उसमें अचानक विस्फोट हो गया। तो जिस ज्वालामुखी में एक बार उद्गार हुआ है और भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रसुप्त कहते हैं। ठीक हो गया। तीसरा जो ज्वालामुखी का प्रकार है वो क्या है, विलुप्त। इसको हम मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। यानी इस ज्वालामुखी में एक बार तो उद्गार हो गया लेकिन भविष्य में कभी दोबारा उद्गार नहीं हो गया, क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो उसे हम क्या कहते हैं, विलुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। एक इसका उदाहरण है म्यांमार में जो पोपा ज्वालामुखी है, इसके अंतर्गत आता है। तो आपने देख लिया प्रकार भी ज्वालामुखी के और कारण भी देख लिया। तीसरी चीज आती है कि जब ज्वालामुखी आएगा तो धरातल पर मैग्मा फैलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भूदृश्यों का निर्माण होगा। भूदृश्य मतलब धरातल पर कुछ दृश्यों का निर्माण होगा। तो इस भूदृश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या बनेंगे, गौण शंकु बनेंगे। आइए इस पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये मैग्मा है और यह जो है नली के द्वारा, जिस नली के द्वारा बाहर निकलता है और बाहर निकलकर क्या करेगा, भूदृश्यों का निर्माण करेगा। तो एक शंकु का आकार बन जाता है जिसके हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। शंकु के कई प्रकार हैं, मिश्रित शंकु है, अम्ल शंकु है जो है और इस शंकु के बाद से और भी जो मुख्य जो है भूदृश्य बनते हैं उनको आप समझिए। देखिए पहला इसमें जो है शंकु के अलावा क्या बनता है, काल्डेरा। काल्डेरा का मतलब क्या होता है, यह स्पेन के जो है स्पेन का जो शब्द है, इसका काल्डेरा लिया गया है वहां से, और इसका मतलब क्या होता है, कड़ाहा। होता क्या है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो भयंकर विस्फोट से जो शंकु इसके ऊपर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और उड़ने के बाद से इस तरह की जो आकृति दिखती है उसको हम क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। दूसरी जो आकृति बनती है इसको हम ज्वालामुखी डाट या ज्वालामुखी प्लग के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है कि जब ज्वालामुखी निकलता और जो भूदृश्य बनते हैं, शंकु बनते हैं, और कालांतर में अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा जो है यह चारों तरफ का क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है जो चट्टान है उसका, और बीच में जो है इस तरह का डांट की तरह से एक प्लग और डांट की तरह से जो आकृति बची रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी डाट या प्लग कहते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्वालामुखी क्रेटर, इसी को हम बीबर भी कहते हैं।
अब देखिए होता क्या है इसमें कि ज्वालामुखी के आने के बाद से जो उसका छिद्र होता है, मुंह होता है, ये कई किलोमीटर तक की एरिया तक का बनता है। और जब कालांतर में उस छिद्र में क्या होता है, स्थिरता आ जाती है और बीच का जो छिद्र है वो क्या हो जाता है, डॉट की तरह से भर जाता है मैग्मा से, और ऊपर का जो आकार है वह कीप के नुमा, किस तरह से, कीप के नुमा आकृति ले लेता है। और उस कीप वाले जगह में क्या होता है, वर्षा का जल या किसी तरह का जल क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए तो एक झील का रूप ले लेता है। उसे हम क्रेटर झील बोलते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में लोनार की जो झील है, लोनार झील क्या है, क्रेटर झील है। ठीक हो गया। इस चित्र के माध्यम से देख लीजिए, मैग्मा ये है, ये नलिका द्वारा निकलता है, और ये जो ऊपर जो आकृति है ये यहाँ पर, इसको बीबर या क्रेटर कहते हैं जो, और इसी में जब जल भर जाता है इस आकृति की तरह से, तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। ठीक हो गया। भूदृश्यों के बारे में भी आपने क्लियर कर लिया। चौथा आता है, अब इसके विश्व वितरण को देख लेते हैं। विश्व वितरण में मुख्यतः जो है, जिस तरह से भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है, उसी तरह से ज्वालामुखी भी उसी क्षेत्र में आता है। उसके अंतर्गत आपका जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, जिसमें जो है केप जो है, केप अंतरीप से लेकर के और अलास्का तक का जो पेटी फैली हुई है, वह प्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत आती है। प्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत आती है। ठीक है। दूसरा क्या है, मध्य विश्व पेटी। इस पेटी के अंतर्गत आपका आल्पस पर्वत से लेकर के और ईरान बलूचिस्तान होते हुए हिमालय का क्षेत्र जो है, और हिमालय के क्षेत्र से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम और पूर्व की तरफ बढ़ते हुए म्यांमार, उसके बाद से आपका इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और जापान भी आते हैं। इंडोनेशिया तक जो पेटी फैली हुई है वो मध्य विश्व पेटी के अंतर्गत आती है। तीसरा है अफ्रीकन रिफ्ट घाटी। क्या है, अफ्रीकन रिफ्ट घाटी। ठीक है। इसमें लाल सागर और उसके जो क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें तंजानिया भी है। तो इस तरह से प्रशांत महासागर, मध्य विश्व पेटी और अफ्रीकन रिफ्ट घाटी, ये जो है ज्वालामुखी के विश्व वितरण है। तो आशा है फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक क्लियर कर लिया, कारण ज्वालामुखी का, प्रकार, भूदृश्य और विश्व वितरण। वीडियो अगर पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जरूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।